नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। हरी हरी वसुंधराए नीला नीला ये गगन, जिसके बादलों के पालकी उड़ा रहे ये पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल पर फूल पे किया सिंगार है। कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों से है अटल पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी उम्रदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के, गालीचों पे गुलाब के, बगीचों पे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना का ये चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से जगती तूल छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जी हाँ बाल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में खिले एक फूल, उस फूल का नाम है गुलमर्ग। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का चरागाह। कई सालों पहले कई पर्यटक गुलमर्ग के पहाड़ी रिसोर्ट में भ्रमण करने और खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर आते थे। बर्फीली चोटियों में, खुले मैदानों में लहराते रंग बिरंगी फूल, जिन्हें आप जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग के हिल स्टेशन में देख सकते हैं। गुलमर्ग की छुट्टियां बिताने के लिए पर्यटक मई से लेकर सितंबर तक इस पहाड़ी तक भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। गुलमर्ग में एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्च स्पॉट उपलब्ध है तथा अन्य साधन भी यहाँ उपलब्ध रहते हैं। यदि पर्यटक यहाँ के सुंदर नज़ारे देखना चाहता हो तो केवल गाड़ी के माध्यम से गुलमर्ग की सुंदरता का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर्यटकों का हमेशा तांता लगा रहता है। कुछ सैलानी झील पर ट्रैक करते हैं। जून के महीने में बर्फ जम जाती है और गुलमर्ग बहुत ही उन दिनों सुंदर दिखता है। गुलमर्ग में ब्रिटेन के निवासी और उनके साथी गोरों के मेजबानी की। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण विभिन्न पर्यटकों को आकर्षित करती है। बर्फ पहनी चोटियों और गुलमर्ग सुंदरता भरी दृश्य ने बॉलीवुड के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। गुलमर्ग एशिया का एकमात्र हेली स्कीइंग रिसोर्ट भी है। वहाँ बहुत सुंदरता और साहस की गतिविधियाँ हैं जो गुलमर्ग को एक शांत पहाड़ी रिसोर्ट से ज़्यादा बनाती है। यह हिमालय के ट्रैक के लिए सुविधाजनक आधार है जो पर्यटकों को विभिन्न शीतकालीन हिल सुविधाएं प्रदान करती हैं। जी हाँ बाल दोस्तों, मोहन राकेश जी का ये यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 ईस्वी सन और निधन सन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस
इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता। तो देखते हैं पार्ट 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक कहना चाहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो वहाँ मुझे कोई असाधारण नहीं लगा, यानी कि आकर्षक नहीं लगा। बस देखा तो खुला सपाट मैदान था, देवदारों के वृक्ष पेड़ थे, जो झुरमुट यानी कि समूह था। वहाँ पर मैं एक घंटे में तो सारा गुलमर्ग देख कर वापस आ गया। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। लेखक कहते हैं कि जब मैं बाद में वहाँ रुका, महीनों रुका, तो मुझे अनुभव हुआ कि एक गुलमर्ग को पहली बार तो क्या, बाद में भी उस स्थान को हम पूरा नहीं देख पाते। इतना रमणीय स्थान है, इतना सुंदर स्थान है, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कवि कहते हैं कि शायद यही कारण है कि गुलमर्ग का वातावरण इतना अच्छा सुंदर था कि इसके कारण इसमें आत्मीयता बन जाती है, अपनापन हो जाता है और व्यक्ति उसमें इसकी गहराई में डूबता ही जाता है। इतना रमणीय वातावरण है। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह वहाँ का स्थान कैसा है? गुलमर्ग एक फूल है, फूलों का बगीचा है। वहीं रंग बेरंगी फूलों पर तितलियां बैठती हैं, बादल उठते हैं और दूर दूर देखते हैं तो जो पहाड़ी होती है, पहाड़ ऊपर बर्फ जम गया है, तो वही बर्फ के कारण वही पहाड़ियाँ चमकती रहती है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, ये पूरा विस्तार जहाँ पर लेखक रहते हैं उस स्थान स्वयं भी रहते हैं लेखक, उसे अपने में समय ऐसा लगता है जैसे वो अपने में समाविष्ट हो गया है, जुड़ गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है तो पीली धूप निकलती है और शाम को सूर्यास्त होता है तो भी पीली धूप निकलती है। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, ऐसा वातावरण देखकर व्यक्ति जब गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है, उसे अनुभव होता है, अनुभूति होती है अपने से ही बिछुड़ने का, वहीं से निकलने का, बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है, जिसमें परिचय है उस स्थान के लिए, उस स्थान को इतना देखा है, उसकी गहराई को देखा है, उसमें आत्मीयता बन गई है, उसी के कारण वो परिचित हो चुका है। और जब वहाँ से बिछड़ते हैं तो उसे से सदा जैसे अपरिचित बन गए हैं ऐसा लगता है। देखते हैं कुछ शब्दार्थ धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण है, परिचित तो अपरिचित विरोधी है, उदासीन तो उदास विशेषण है, साधारण तो असाधारण, मैदान
तो पहाड़, जुर्मुट तो पेड़ों का समूह, एहसास माने अनुभव, व्यक्ति तो वैयक्तिक विशेषण, पहाड़ तो शिखर चोटी समानार्थी शब्द है, आत्मीयता तो अपनापन समानार्थी शब्द है, गहरा तो उथला विरोधी शब्द है, बादल तो समानार्थी शब्द मेघ, अपने पराई विरोधी है, कोहरा तो ओस धुम्मस। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती ही रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं, हर क्षण एक नए अनुभव नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। कवि कहना चाहते हैं कि गुलमर्ग का ऐसा वातावरण बन गया है जैसे कि उसकी जो हरियाली है, हरियाली की भरमार है, वो नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा भरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं, हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं, सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, मैदान सुरमई आभा उड़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल विस्मृत और निढाल। जब संध्या का समय होता है, शाम होती है, शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं, हरियाली कुहासे में ढकने लगती है, मैदान पर अंधेरा छाने लगता है, धुंध में पगडंडियां पतली पतली बाहें जैसी दिखाई देती है। कुछ शब्दार्थ देखते हैं, मुग्ध तो मोहित होना, क्षण तो पल, सैलानी तो यात्री, पंक्तियां तो कतारें, रंग तो रंगीन विशेषण है, पोर्टिको तो बादलों का जो मंडप होता है वह, सहसा तो एकाएक आर पार देखा नहीं जाता वह पारदर्शक, कुहासे तो धुम्मस, आहट तो तेज, सुरमई तो काला रंग, पगडंडिया तो पैदल आने जाने का पतला रास्ता, वातावरण तो वातवत्ता आवरण, जो संधि अलग कीजिए में, बेबस तो असहाय लाचार। इस प्रकार गुलमर्ग का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता, रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। कवि कहना चाहते हैं कि जब सुबह होती है तो सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है, आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं, बैलों और बकरियों के रेवड़ों झुंड जो कहते हैं से पगडंडियों पर आती जाती रहती है, रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। सुबह होते ही पूरा वातावरण
चहल पहल वाला बन जाता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में समेट ले, लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ, मैं तुझे कमजोर नहीं हूँ। एक रात लेखक का जो एक अविस्मरणीय अनुभव है, उस अनुभव की बात करते हैं। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में समेट ले, इसीलिए वो घटा को लेखक बुला रहे थे कि तू आजा, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। कुछ शब्दार्थ है। रेवड़ तो समूह, टोला, प्रतीक्षा तो इंतजार, प्रतिवत्ता ईर्षा संधि विग्रह कीजिए। प्रतीति तो अनुभव, खामोश तो शांत, समय तो सामयिक भाववाचक है। बहुत बातें करता है वह वाचा, वाचा का विरोधी है मौन। लेखक उस घटा को बुला रहे थे, कहते थे आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। हवा तेज थी, जोर से हवा चल रही थी, मगर घटा जो थी वो तेजी से नहीं चल रहा। आकाश में जो काले दिबांग बादल जो थे, घटा थी वो धीरे धीरे चलती थी, तेजी से नहीं चलती थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। देखते के लिए तूफान जो था वो देखने से ही जोर सा लगता था और जिससे धरती और आकाश की जो सिराएं हैं वो कांपने लगती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांदने लगती थी। प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। उसकी बिजली की जो चमक थी, उसका जो प्रकाश था, वो प्रकाश के कारण छोटी से छोटी चीज धरती पर पड़ी हुई हो तो वो भी दिखाई देती है, इतना विस्फोट होता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी। लेखक कहते थे कि ये थोड़ी देर में मेरे ऊपर बरसना शुरू कर देगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। कहर यानी आफत। ये बिजलियों की जो आफत है मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक बाहें फैलाकर सामने से उसे बुला रहे थे, आजा आजा, मैं तुझे लेने के लिए तैयार हूँ। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। लेखक उसे बुला रहे थे, लेकिन वहीं पर हवा अचानक रुक गई, एकाएक रुक जाती है। जो तूफान आगे बढ़ता था वो तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, रुक गया। दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। जिस प्रकार कोई पक्षी टूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार वो हवा भी दम तोड़ने लगी, टूटने लगी। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। जैसे बिजली की सांस रुकी, लेखक कहते हैं कि मेरी भी सांस रुक गई, क्योंकि आसमान में जो घटा आ रही थी उसके सामने लेखक का ध्यान था और अचानक वो घटा बिखरने लगी तो लेखक की जो सांस भी वो वहाँ पर रुकने लगी।
तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक घटा के बराबर होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाए। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। ऐसा कोई वातावरण है, ऐसा कोई आकर्षण है कि वही आकर्षण गुलमर्ग में सभी व्यक्तियों को खींच कर ले जाता है। वरना लेखक कहना चाहते हैं, वरना वहाँ क्या एक खुला सपाट मैदान है जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? खुला सपाट मैदान है तो वहाँ गोल्फ खेली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फ वहाँ गुलमर्ग में खेली जाती है। देवदार के घने वृक्ष है और खुला सपाट मैदान है। लेकिन कहने का मतलब लेखक का है कि जो वहाँ का वातावरण है वो वातावरण ऐसा है, इसके कारण उसका आकर्षण सभी लोगों को खींचकर वहाँ ले जाता है। कुछ शब्दार्थ। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया तो तिराहा जहाँ 3 रास्ते मिलते हों। रोमांच की आनंद देने वाला। पोर्टिको बरामदा, रेवड़, झुंड, कहर, अत्याचार, दम तोड़ना, मर जाना। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा था? गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण क्या बताया? लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया। तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। चौथा प्रश्न है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव होता है? तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसका दम घुटने लगा हो। अगला प्रश्न, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। कवि कहते हैं कि गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। दूसरा है, रंगीन फूलों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। कवि कहते हैं कि मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदे गिरने लगी और सैलानी उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। अगला प्रश्न, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो सायंकाल का। उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण तो असाधारण, मान तो अपमान, उदार तो अनुदार, रंग तो बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला, विस्फोट तो विस्फोटक। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी,
कमजोर तो कमजोरी, आकर्षण तो आकर्षक। वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 4 शब्द दिया गया है। तो जिस प्रकार कोई बड़ा विस्फोट होता है तो विस्फोट का वाक्य में प्रयोग करना है। अचानक बिजली का कड़ाका हुआ और जोर से विस्फोट हुआ। आकर्षण, गुलमर्ग का आकर्षण ही कुछ ऐसा था। पारदर्शक, जब पारदर्शक बूंदे एक एक करने गिरने लगी तो सब लोग उठ कर चलने लगे। रोमांचक, गुलमर्ग का वातावरण ही रोमांचक था। इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं।